नाम डॉक्टर सवा जरताश बुखारी है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन इंटरनल मेडिसिन और क्रिटिकल केयर मेडिसिन में है और मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट मेडिकल आईसीयू काम कर रही हूँ और इसके अलावा मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। मेडिकल फिजिशियंस जो है वो शुगर, ब्लड प्रेशर, इसके अलावा दिल के अमराज, इसके अलावा टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, तमाम चीज़ें जिनसे आप एनकाउंटर होते हैं वो तमाम चीज़ें हम डील करते हैं। और आजकल के दौर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपकी है वबाई अमराज, उसमें कोविड है, डेंगू है, टाइफाइड है, एमडीआर, एक्सटीआर, उन तमाम चीज़ों को हम डील इस वक्त जो है हम सबसे ज़्यादा जिस वबाई मर्ज़ को डील कर रहे हैं वो है डेंगू वायरस। डेंगू वायरस क्या है? डेंगू वायरस मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू वायरस की 4 सीरोटाइप्स हैं, सीरोटाइप 1, 2, 3 एंड 4। डेंगू का मच्छर एक ख़ास शक्ल का होता है जिसकी टांगों के ऊपर सफ़ेद दाग होते हैं और जब वो आपको काटता है, आम साइज से थोड़ा सा बड़ा मच्छर है, जब वो काटता है तो उसके 24 से 48 घंटे के अंदर आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। डेंगू का मच्छर आम मच्छर से इसका इंक्यूबेशन पीरियड जिसको हम कहते हैं वो है 4 से 11 दिन का। तो इस दौरान आपको कोई भी मच्छर काटता है, आपको बुखार होता है, तो ये डेंगू की अलामात हैं। डेंगू का वायरस जो है वो किसी भी टाइप का, एक टाइप का मच्छर आपको अगर काटता है तो वो एक टाइप का वायरस आपको ट्रांसमिट करेगा और अगर दूसरी टाइप का मच्छर आपको काटता है तो वो दूसरा। और अगर 2 सीरोटाइप्स आपकी आपस में मैच नहीं करती तो आप में शदीद अलामात आने की खदशा है। अब सवाल ये आता है कि डेंगू होता क्यों है? डेंगू हर मच्छर के काटने से नहीं होता। डेंगू का वायरस सिर्फ उस मच्छर से ट्रांसमिट होता है जो डेंगू को लेके आगे चलता है, ठीक है। अब इसमें यह है कि सबसे पहले आपकी स्किन का बैरियर जो है, यानी आपने कोई रिपेलेंट्स नहीं लगाए हुए, कुछ नहीं लगाए हुए और आप एक्सपोज स्किन के साथ हैं और अगर आपको वहाँ से काटता है तो वहाँ से आप में डेंगू की अलामात आने की खदशा है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन उस तरह की ले लेते हैं जो कि डेंगू का उस वक्त का मरीज़ था और एक्टिव फेज़ के अंदर था, तो अगर वो ट्रांसफ्यूजन आपको हो जाती हैं तो उस सूरत में आप डेंगू को एक्वायर कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने इसको रिकग्नाइज़ कैसे करना है कि आप डेंगू वायरस का शिकार हो चुके हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपको मच्छर काटने के फ़ौरन बाद बुखार नहीं होता। 24 से 48 घंटे का इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसके बाद बुखार की अलामात शुरू होती हैं। बुखार बहुत तेज़ होता है, सर्दी लग के चढ़ता है, कपकपी के साथ होता है और उसके साथ हड्डियों में शदीद दर्द की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। कुछ पेशेंट्स में जिस्म पे रैश बनता है जो कि हल्के से पिंक से शेड का होगा और आपकी एक्सट्रीमिटीज़ को कवर करेगा, टांगों से शुरू होगा और छाती की तरफ आएगा। और उसके साथ ये है कि आँखों में लाली, जिस्म पे नील पड़ना या कहीं से भी अगर आप कुछ दिन गुजार चुके हैं डेंगू के और आपका बुखार सेटल नहीं हो रहा और उसके साथ आपके मसूड़ों से खून आता है, नाक से खून आता है, खाने वाली जगह से खून आना शुरू हो जाता है, जिस्म पे नील पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो आपको फौरी तौर पे अपने करीबी हस्पताल या डेंगू मरकज़ में रब्ता कर दें। अब अगला सवाल ये हमारा पैदा होता है कि चले डेंगू तो हो गया लेकिन हम डेंगू से बच कैसे सकते हैं? पहली बात तो ये है कि प्रिकॉशन सबसे पहले सेल्फ प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, आपने वो लेने हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि मॉस्कीटो रिपेलेंट्स लगाएं, अपने घरों को साफ़ रखें, कहीं भी पानी खड़ा ना होने दें क्योंकि ये साफ़ पानी का वायरस है। तो वॉशरूम्स में, घरों में, जहाँ भी आप वाटर स्टोरेज है उसको कवर करके रखें। किसी भी तरह के इंसेक्ट की एक्सेस वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे आपके पौधे हैं, लगे हुए प्लांट्स हैं, तो उनमें आप मौसम चूँकि चेंज होता है तो पानी इतना देना है आपने कि जिसमें वो सिर्फ गीले हों, उनमें पानी खड़ा ना हो। जितनी देर घरों को साफ़ करते हुए, धोते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आपकी सड़कें, आपकी विसिनिटी एक कम्युनिटी में बहुत अहम रोल अदा करती हैं। तो आपके घरों का पानी इस तरह खड़ा ना हो कि उसमें डेंगू मच्छर की अफजाइश हो सके। अगर आपने घर में परिंदे रखे हुए हैं और उनका दाना पानी आप रखते हैं तो उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करें क्योंकि डेंगू उसी वक्त पानी के अंदर ही अंडे देता है और वहीं से वो वायरस जो है वो आके ग्रो करता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी मरीज़ को डेंगू हो चुका है तो डेंगू के मरीज़ को आपने नेट में रखना है। नेट की जो एक्यूट फेज़ हमारी जो कंसीडर की जाती है वही जाती है कि पहले 14 दिन जो हैं, 10 से 14 दिन, 10 दिन तो मिनिमम आप रखें, लेकिन 14 दिन तक आप उस पेशेंट को नेट में रखें क्योंकि उसको काटने वाला मच्छर वो वायरस लेके वहाँ से दूसरे में ट्रांसमिट कर सकता है। तो आपने नेट लगा के सोना है, घर के दरवाज़ों को क्लोज़ रखें, मॉस्कीटो रिपेलेंट्स अगर आप LEDs लगा सकते हैं वो लगा लें, कोई स्प्रे कर सकते हैं स्प्रेस कर दें।
स्पेशली डार्कर प्लेसेस जो हैं आपके घरों की, जिसमें आपके पर्दे हैं, कर्टन्स हैं, और जो हैवी कर्टन्स हैं स्पेशली जिनके पीछे अंधेरा रहता है, उन कर्टन्स को ख़ास तौर पे आपने उनके पीछे स्प्रेस करने हैं। बेडरूम बेड्स के नीचे जहाँ पे आपकी रोशनी नहीं जाती, हवा का गुजर कम होता है, वहाँ पे स्प्रेस करें। जो लोग रिलक्टेंट हैं इस वाली चीज़ पे कि जी आपको मतलब ये सूट नहीं करते या एस्थमा का प्रॉब्लम है और उनको धुएं से या इस वाली चीज़ों से कोई एलर्जीज़ होती हैं, उनके लिए यह है कि वो बहुत माइल्ड से आप इसमें कोई भी इसेंशियल ऑयल मिक्स कर लें, अपने जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, और उनकी मिनिमल सी क्वांटिटी आप अपनी एक्सपोज सरफेस पे, बच्चों के लिए स्पेशली ये है कि आप अपनी पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को पहनाएं, ठीक है। चादर का इस्तेमाल या अपने कवर्ड एरियाज जितनी भी आपकी चीज़ें हैं उनमें आप अपना आपको कवर रखें, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद भी बचेंगे और माशरे को भी एक अच्छे तरीके से इस चीज़ से बचा सकेंगे, क्योंकि हम वबा को डील कर रहे हैं तो इसमें आपके प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत काउंट करते हैं। अच्छा, डेंगी, अब जो लोग एक दफ़ा डेंगी से गुजर चुके होते हैं, डेंगी का चूँकि इतना ज़्यादा बुखार होता है, हड्डियों में दर्द होती है कि लोगों को इस बात का बहुत ज़्यादा वो होता है कि क्या दोबारा कभी ये हो सकता है। उनके लिए ये है कि हाँ, हो सकता है। डेंगी की अगर एक सीरोटाइप से आपको एक दफ़ा डेंगी हो चुका है तो डेंगी की दूसरी सीरोटाइप से आपको दोबारा डेंगी ज़्यादा शदीद होने के चांसेस हैं। वही डेंगी का वायरस अगर आपको होता है तो शायद आप में इतने सिम्टम्स ना आए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो चुकी है एक वायरस के अगेंस्ट। लेकिन यह है कि एक तरफा की इम्यूनिटी आपकी 3 से 4 महीने तक लास्ट करती है और उसके बाद वो फेड आउट होना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद आपको सेम वायरस से होने के भी चांसेस हैं अगर आप मच्छर से बचाव नहीं करते, और दूसरी सीरोटाइप से होने के चांसेस हैं तो आपको शदीद अलामात में जा सकते हैं अगर आपको दूसरी सीरोटाइप काटती है। तो इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो हर स्टेज के ऊपर आपने अपने पास रखने हैं। आप क्या कर सकते हैं? डाइट। डेंगू के मरीज़ को भूख नहीं लगती, और उसके साथ आपने क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ ये कि हाइड्रेशन, एक पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पानी सादा ना हो, पानी में आप कहवा ले सकते हैं, ORS ले सकते हैं, फ्रेश जूसेस ले सकते हैं, ठंडे खट्टे ना हो, फ्रिज के रखे हुए ना हो। उसके साथ आप सूप्स ले सकते हैं, यखनी ले सकते हैं। जितनी हाइड्रेशन आप ले सकते हैं लीजिए, प्यास के मुताबिक और थोड़ा सा प्यास से ज़्यादा। लेकिन उसके साथ ये है कि किसी स्टेज के ऊपर आपको अपने सांस में ख़राबी महसूस होती है, पेट बढ़ता हुआ महसूस होता है, उस सूरत में फ्लूइड लेना बंद कीजिए और करीबी हॉस्पिटल से फौरी तौर पे रब्ता कीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि हमने खाना क्या, आपने सॉफ्ट डाइट इस्तेमाल करनी है, खिचड़ी, दलिया, कस्टर्ड, जेली। जो शुगर के मरीज़ हैं वो शुगर फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ सूप्स की क्वांटिटी में आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ ये है कि जितना आप नरमी से ग़िज़ा को हज़म कर सकते हैं आपने वो वाली ग़िज़ा, मुरगन ग़िज़ाएँ जिनमें बिरयानी, पाए और इस किस्म के शोरबे वाले सालन, चिकनाई वाले सालन शामिल हैं, इन चीज़ों को आपने बिल्कुल कम क्या बल्कि बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। 1 से 2 हफ्ते के लिए वेट कीजिए और सादी ग़िज़ा पे रहें। फ्रूट्स में आप क्या ले सकते हैं? फ्रूट्स में सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है पपीता। पपीता इन सेंस ये कि फ़ौरी तौर पे तो डेंगू का कोई इसमें इस तरह का प्रूवन रोल नहीं है कि जी ये कोई काम इस तरह करेगा कि ये डेंगू की प्रिवेंशन है और आप धड़ाधड़ पपीता खाएं। पपीता सिर्फ ये करता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखेगा, आपकी ग़िज़ा को हज़म करेगा, तो आपको भूख लगती रहेगी और आप खाना खाते रहेंगे। इसलिए पपीते का इस्तेमाल हम रिकमेंड करते हैं कि वो पेशेंट जो ज़्यादा चल फिर नहीं रहे, आराम कर रहे हैं, वो पपीते का इस्तेमाल करें। वो तमाम फल जो सख्त नहीं है, जिनको खाने से मसूड़े छिलने का ख़दशा नहीं है, आपने वो वाले फ्रूट्स इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि इसमें गम ब्लीड हो सकती है, यानी मसूड़ों से खून आना, म्यूकोजा सर्विसेज रॉ होती हैं, प्लेटलेट काउंट कम होता है, तो आप कहीं से भी ब्लीड कर सकते हैं। तो उस सूरत में आपने ये करना है कि बिल्कुल नरम ग़िज़ा, आपकी कोई भी चीज़ हो जिसमें आपका बीज का बहुत हार्ड ना हो, छिलका हार्ड ना हो, जिससे आपके किसी भी दांतों या मसूड़ों पे कोई भी खराश है, उस तमाम चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। पानी का इस्तेमाल मुनासिब रखना है। 1 हफ्ते के बाद अगर आप इस फेज़ से गुजर जाते हैं और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, फीवर सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है, एक्स एंड पेन सेटल हो जाती हैं, तो आप अपनी हल्की फुल्की डाइट उसके बाद रिज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, डेंगू का ये कि हॉस्पिटल्स में क्या इलाज है? देखें, डेंगू की सबसे पहली जो है डेंगू की फेजेस होती हैं। डेंगू की पहली फ़ेज़ जो है वो 1 से 2 दिन वाली पहली फ़ेज़ है जिसमें आपको बुखार होता है। उसके बाद 3 से 5 दिन की फ़ेज़ थी जिसके अंदर आपको सिम्टम्स आते हैं, एक्स एंड पेन्स आती हैं, लेकिन उसके साथ जो है थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाती है। 7 to 9 डेज़ का पीरियड होता है जिसको हम लीक फेज़ कहते हैं, जिसमें फेफड़ों में पानी आना, पेट में पानी आना, दिल की झिल्ली में पानी आना, ये सारी अलामात शामिल हैं। लेकिन अब मसला ये है कि डेंगू चूँकि एक अदद वो वाला वायरस है जो खुद को म्यूटेट कर रहा है, तो अब ये वाले सिम्टम्स थोड़े अर्ली आ रहे हैं। तो पहले दिन से जो आपने हॉस्पिटल में आके अपने आप को, हॉस्पिटल आने वाली चीज़ें कौन सी हैं? पहली बात तो ये, अपने बुखार का चार्ट बनाइए,
ठीक है। चार्ट में अगर आपका हाई ग्रेड फीवर आता है, आपको एक्स एंड पेन्स हैं, तो आपने फौरी तौर पे अपने ब्लड काउंट्स करवाने हैं डेंगी सेंटर से आके। वहाँ पे अगर आपकी अलामात डेंगी वाली आती हैं तो आप प्लेटलेट काउंट स्टेबल है और आप खुदा ना खास्ता कहीं से ब्लीड नहीं कर रहे, तो आप घर में मैनेज हो सकते हैं। आपने उसको रेगुलर फॉलो अप पे रहना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आप कहीं से ब्लीड कर रहे हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, पहली बात तो ये कि डेंगी की दवाई नहीं है, ठीक है। हमने इसकी प्रिवेंशन है और इसके सपोर्टिव मेजर्स हैं। तो इसलिए आप उन वाली चीज़ों से दूर रहिए कि जो आपको कहते हैं कि जी 100% ये डेंगी का फौरी तौर पे मेडिसिन है और इससे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बुखार अगर आपको होता है तो आपने सिंपल पैनाडोल, पैरास्टामोल, ठीक है, इसके ज़्यादा अपने वेट के हिसाब से 1 या 2 गोलियाँ 6 से 8 घंटे बाद आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई दवाई, वो तमाम दर्दों की दवाइयाँ जिनसे आपके प्लेटलेट नीचे जाने की हो सकता है, वो आपने तमाम अवॉइड करनी है। कार्डिक पेशेंट स्पेशली, वो तमाम पेशेंट्स जो कि दिल की दवाइयाँ लेते हैं, जिसमें प्लेटलेट कम करने वाली दवाइयाँ 2 अहम शामिल होती हैं, मैं नाम नहीं लेती, वो सबसे पहले रोकनी होती हैं, ठीक है। खून पतला होना इस बीमारी में प्लेटलेट की कमी और कोएगुलोपैथी जिसको हम कहते हैं उसकी वजह से होता है, तो आपने सबसे पहले उसको रोकना है, ठीक है। वो तमाम लोग जो मैदे की दवाइयाँ लेते हैं, उनमें से कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो प्लेटलेट्स को कम करती हैं, तो आपने सबसे पहले उनको रोकना है। हॉस्पिटल में अगर आप दाखिल हो गए हैं तो हॉस्पिटल में भी दवाई से ज़्यादा आपके सपोर्टिव मेजर और आपको ख़राब ना होने से, यानी आप दाखिल हो चुके हैं, आप जो चीज़ें आपकी हैं वो एक सीक्वेंस है। पहली चीज़ अपने जहन में ये बिठाएं कि बुखार पहले दिन नहीं जाएगा, इसलिए आपने पैनिक नहीं होना कि पहले दिन आपका बुखार सेटल नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा। डेंगी एक कोर्स का नाम है, तो आपका बुखार 3 से 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, कुछ पेशेंट्स में इवन 14 दिन में सेटल होता है। तो आपने बुखार के लिए पैनिक नहीं होना। ये एक वायरस की बीमारी है, इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, इसलिए गैर ज़रूरी अद्वियात ना स्टोर से ख़रीद के खाएं, ना इधर उधर से ले के खाएं। दूसरी चीज़ आती है ड्रिपों का इस्तेमाल, कि जो हम पेरीफ्री में बहुत ज़्यादा लगवा रहे होते हैं कि जी ये डेंगी का शायद इलाज है। ड्रिप की उस सूरत में ज़रूरत पड़ती है जब आपके जिस्म में लीक फेज स्टार्ट हो जाती है, आप मॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में हैं, आप आईसीयू में हैं या वार्ड में दाखिल हैं, आपको देखा जा रहा है और उस हिसाब से आपके वज़न के लिहाज से आपका फ्लूइड कैलकुलेट करके आपको दिया जाता है। ऐसे हरगिज़ नहीं होता कि आप जाएं पेरीफ्री से ड्रिपें लगवाएं और उसके बाद ये डेंगी का इलाज है, ये इलाज नहीं है। अगर आप मुंह से खा सकते हैं, पी सकते हैं, आपको उल्टी नहीं आ रही है, मतली कै महसूस नहीं हो रही, तो ओरल हाइड्रेशन इज़ बेस्ट। उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता आपकी कंडीशन इस तरह होती है कि आप ब्लीड कर रहे हैं, जिसमें पखाने से खून आना, काले पखाने आना, उल्टी में खून आना, नाक से खून आना, पेशाब में खून आना, अगर इनमें से कोई चीज़ शुरू हो जाती है तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको वक्ती तौर पर खून रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स उस सूरत में दिए जाते हैं कि जहां आप एक मॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में हो, आप क्रिटिकल केयर में दाखिल हों, तो हम वहां पे आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स ऑफ़र कर देते हैं कि ठीक है इसके बाद ये करना है। लेकिन हर पेशेंट के लिए ये इलाज नहीं है, ठीक है। कुछ पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं और मल्टी ऑर्गन फेलियर का हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जिसमें गुर्दों का ख़राब होना, डेंगी के साथ जो चीज़ें आती हैं एसोसिएटेड, वो होता है डेंगी में गुर्दों का ख़राब होना, डेंगी में लबलबे की सोजिश होना जिसको हम पैंक्रेटाइटिस कहते हैं, डेंगी में जिगर का ख़राब होना जिसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं, मायोकार्डाइटिस, हार्ट अटैक होना डेंगी में। ये तमाम चीज़ें डेंगी की सुवेयर कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं। तो वो लोग जो हॉस्पिटलाइज हो चुके हुए हैं उनमें ये कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस होते हैं। इसलिए अपने जहन में इस बात को रखें कि डेंगी सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी नहीं है, डेंगी एक सिंड्रोम की शक्ल में होता है और डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता चला जाता है। अगर उस कॉम्प्लिकेटेड फेज में किसी भी वक्त पे मरीज़ की हालत सीरियस हो सकती है और मरीज़ के जान जाने का खदशा होता है। इस सूरत में मरीज़ को वेंटिलेटर पे भी डाला जाता है, मरीज़ की फ्लूइड मैनेजमेंट भी की जाती है, मरीज़ के गुर्दों की सफाई का एहतमाम भी किया जाता है और जो दिल के मेजर्स होते हैं वो भी लिए जा सकते हैं। लेकिन ये तमाम काम हॉस्पिटल में एडमिटेड मरीज़ों के साथ है। तो डेंगी हॉस्पिटल में उस सूरत में ट्रीट होता है जब वो बहुत क्रिटिकल फेज़ में हो। तो जी डेंगी की तमाम अलामात, तमाम चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली। इसके अलावा किसी चीज़ के लिए आपको मशवरा लेना हो, इलाज के लिए कोई भी चीज़ हो, तो आप मेरे से डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जो है हेल्थ वाइब के थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, ठीक है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो और आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। शुक्रिया।